बजट सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजते ही शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का हमें समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपसी विरोधाभास है। यदि बिंदु 3.33 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की आप देखें इस केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, उसमें लिखा हुआ है, एंड आई कोट, distribution of 10 drones per village in more than 6 lakh villages will be dealt in the Ministry of Civil Aviation. The scheme is not related to Department of Fertilizer. मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में नमो ड्रोन दीदी का आपसी कोई तालमेल है ही नहीं, यह केवल एक जुमले के रूप में रह गया है। इसका जवाब देंगे मंत्री जी? Sir, the Namo Drone Didi program is a flagship program which was envisioned by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for financial inclusion and especially the empowerment of women. And I am very happy to share that this has really improved the earning of the women, in which we have done this thing also, sir. And regarding which ministry does it come under? This is the parent department is Department of Fertilizer, which is dealing with this drones distribution, sir. The scheme actually comes under the Department of Fertilizers, which is trying to give the 80% subsidy to the women self-help groups. And the whole number of drones that need to be distributed is up to 15,000 drones. And we have done up to 500. And why we are trying to see how the remaining 14,500 will be done is through indigenization. We want to promote more indigenization of drones. So this is a collective effort. Ministry of Civil Aviation, Ministry of Agriculture, Department of Fertilizer. Collectively we want to see and promote the utilization of drones in agriculture, because we see a direct impact, especially in the earnings that the usage of drones. तो आपको दिखा रहे हैं जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ हंगामा भी शुरू हो गया है और हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, हंगामे के हालांकि आसार भी नजर आ रहे थे, क्योंकि लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। और अब लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिल रहा है और यही देखिए सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है राज्यसभा की। इसी बीच इसी बीच बड़ी खबर, तिरुपति में 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीटीडी की तरफ से कदम उठाया जाता है जब 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफर का विकल्प भी दिया गया। जो टीटीडी ने कार्रवाई की है और उनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लहवेज वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनेरी जुड़ गई हैं। अनेरी, पवित्रता के लिए ये फैसला लिया गया है, देवस्थानम बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 18 गैर हिंदू कर्मचारी हटाए गए हैं वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जो कि पूरी तरीके से गलत थी। फिर इस सब पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत क्यों है? जी हाँ, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि टीटीडी ने ये फैसला लिया है कि कहीं उन्होंने पहले तो 18 नॉन हिंदूज जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जो स्टाफ है उनको आइडेंटिफाई किया और उनको अभी ये डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उनको कहा गया है कि वो लोग कोई टेम्पल के फंक्शंस में या टेम्पल के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि इस पर किस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे टीडीपी जो उनकी सरकार है वहाँ आंध्र प्रदेश में एनडीए
एनडीए की सरकार है वो कहते हैं कि हम इस मामले में हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है, लेकिन अब हम ये भी साथ में देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस पे सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ इसको वक्फ बोर्ड के साथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि टीटीडी जो नॉन हिंदूज को वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं रखना चाह रही, तो वक्फ बोर्ड के बिल में तो नॉन मुस्लिम्स कैसे हो सकते हैं। और टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने इस वक्फ बिल का क्यों समर्थन किया, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। हालांकि ये जो टीटीडी बोर्ड ने जो बड़ा डिसीजन लिया है जहाँ पे नॉन हिंदूज स्टाफ को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अब उनको कहा गया है कि वो किसी भी तरह के टेंपल एक्टिविटीज़ में या टेंपल रिचुअल्स में, फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आगे इनकी कार्रवाई होनी है। हालांकि ये जो है इसके पहले भी बीआर नायडू जो टीटीडी के चेयरमैन अनाउंस हुए थे उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि जो नॉन हिंदू स्टाफ होगा उनको या तो ट्रांसफर दिया जाएगा या तो फिर वीआरएस लेने के लिए यहाँ पर लिया गया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से, लेकिन इस पर सियासत भी अभी देखी जा रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, झारखंड के पाकुड़ में बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है पाकुड़ में। दरअसल यहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गौमांस निकलने की खबर सामने आई है, जिसके बाद हंगामा होता है। हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान गौमांस मिलने पर हंगामा हुआ है। सड़क पर गौमांस मिलने के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। तस्वीर आपके सामने। आखिर किसने यहां पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, क्योंकि मूर्ति विसर्जन के लिए ये सभी लोग जा रहे थे, एक सनातनी आयोजन, लेकिन इस बीच गौमांस मिलता है सड़क पर, जिसके बाद बवाल की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाती है और जमकर जो सनातनी थे वो आक्रोश में आते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इस संबंध में अभी जो भी चीज हुआ है उसका हम जांच कराएंगे। इन लोगों के द्वारा असामाजिक तत्व के लोग इस घटना किए हैं उसको चिन्हित करते हैं, इस पर एफआईआर दर्ज के इस पर तत्काल एक्शन लिया। इस पर प्रशासन संज्ञान नहीं लेती है और उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो शनिवार तक हम लोग इसी जगह में सड़क को जाम करेंगे और ग्रामीण जो आज माने, सिर्फ मेरी बात को माने, और मैं हाथ जोड़ के थाना प्रभारी से और इंस्पेक्टर साहब से, एसपी साहब से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटना और दोबारा न घटे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा, इस तरह का बयान दिया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना, सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई तेजी से जारी है। वहीं केंद्र सरकार की भी पूरी कोशिश है कि ये कार्रवाइयां किसी भी हाल में रुकने ना पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बुधवार को एक अहम बैठक की, चर्चा की, ठोस रणनीति बनी। आखिर क्या कुछ ये पूरी खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर की घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र की कोशिशें हर दिन जारी हैं। फिर चाहे घाटी से सीमा पार का जहर बाहर निकालना हो या फिर कश्मीर में विकास की गंगा बहाना, केंद्र सरकार सभी दायित्व पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचा रही है। जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आतंकियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना लक्ष्य है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। अमित शाह ने कहा कि नार्को नेटवर्क से घुसपैठ और आतंकियों को अपनी गतिविधियां चलाने में समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा